आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी एईडी और टीआरई 4.0 के लिए हमारी जो विशेष श्रृंखला चल रही है उसको हम लोग एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। पिछले दिन हम लोगों ने एक क्लास ली थी जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से पसंद किया, काफी सारी चीजें आप लोगों ने देखी। अब चलिए हम लोग यहाँ पर में हमारे जो आगे के कंसेप्ट है उनको देखेंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं और सेशन को लाइक एंड शेयर कर दिया, हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों का एकदम करंट अफेयर का ताजा ताजा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है वो 16 जनवरी 2026 से, ठीक है, समृद्धि यात्रा के ऊपर में निकले हुए हैं। तो ये कौन से जिले से स्टार्ट किए हैं समृद्धि यात्रा, इसके बारे में आप लोग बता दीजिए जल्दी जल्दी से। चलो, तो कब से निकले थे समृद्धि यात्रा, यात्रा का नाम क्या था, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है आगे जाकर। तो देखिए चीफ मिनिस्टर जो है बिहार के, उन्होंने समृद्धि यात्रा स्टार्ट की है, ठीक है, पश्चिम बंगाल के बेतिया इलाके से। तो पश्चिमी चंपारण के अंदर में, ठीक है, जो बेतिया इलाका है वहां से उन्होंने स्टार्ट किया है। तो पश्चिमी चंपारण इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये देखिए ये यात्रा कहाँ कहाँ जाने वाली है, कब कब, इसका पूरा का पूरा ब्यौरा आप लोगों को यहाँ पर में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए पश्चिमी चंपारण से फिर पूर्वी चंपारण, ठीक है, पूर्वी चंपारण से फिर सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर, वैशाली। ठीक है, ये इस तरीके से पूरा का पूरा देख पा रहे होंगे इधर में कि किस कहाँ कहाँ पर में ये पूरी की पूरी यात्रा जाने वाली है। ठीक है, तो समृद्धि यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई थी, बेतिया जिले से स्टार्ट हुई थी, आप लोगों ने इसको याद रखना है। ओके, और ये खत्म कहाँ पर में होने वाली है, लास्ट में जो है फ्रेंड देखिए यहाँ पर में 24 जनवरी को ये खत्म होंगी वैशाली जिले के अंदर में। ठीक है, वैशाली जिले के अंदर में खत्म होंगी, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। 16 से 24 जनवरी के बीच में समृद्धि यात्रा। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर में स्टार्ट, स्टार्ट कब से हो रहा है, 16 जनवरी को, कहां से, पश्चिमी चंपारण से। ठीक है, एंड कहां पर में होगा, ठीक है, एंड कब होगा, 24 जनवरी को, और ये कहां पर में एंड होगा आप लोगों का, वैशाली जिले के अंदर में, वैशाली में। ठीक है, दोनों पॉइंट लिख दीजिए जल्दी से कमेंट के अंदर में ताकि याद हो जाए आप लोगों को। तो इसके अंदर में कितने डिस्ट्रिक्ट कवर किए जा रहे हैं टोटल, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस बीच में जो है फ्रेंड्स टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट, 9 जिले जो है उनको यहाँ पर में कवर किया जा रहा है इस समृद्धि यात्रा के अंदर में, 9 जिले। ठीक है, गुड। नाउ बिहार राज्य का नाम जो है विहार शब्द से उत्पन्न माना जाता है। इस क्षेत्र के संदर्भ में ऐतिहासिक रूप से इस शब्द का क्या अर्थ है, विहार शब्द का, जिससे बिहार शब्द बना है। तो इस विहार शब्द का क्या मतलब होता है ऐतिहासिक रूप से, किसान की भूमि, बौद्ध मठ, प्राचीन प्रशासनिक इकाइयां, मुगलों के गार्डन या उद्यान, नन ऑफ दी अबव, मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो बिहार शब्द की उत्पत्ति विहार शब्द से हुई है, और विहार का मतलब होता है बौद्ध मोनेस्ट्रीज या बौद्ध मठ, जहां पर में बौद्ध भिक्खु रहा करते थे। तो कई सारे विहार इस इलाके के अंदर में हुआ करते थे, इस वजह से इस इलाके का नाम ही बिहार पड़ गया है। ठीक है, बिहार, विहार से बना है बिहार, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज या बुद्धिस्ट मठ जो होते हैं उनको बिहार विहार कहा जाता है। तो कई सारे बुद्धिस्ट विहार आपको यहाँ पर में मिल जाते थे ऐतिहासिक समय काल के अंदर में। ठीक है, चलो, देखिए एक नृत्य है झिझिया नृत्य, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, झिझिया। और ये त्योहार मनाया कब जाता है, किसको प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। जी, तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड झिझिया नृत्य की, तो झिझिया नृत्य जो है ये बिहार का एक लोकप्रिय नृत्य है। दशहरा का जो समय होता है तब ये मनाया जाता है। ठीक है, दशहरा के समय में, ओके, दशहरा समय के अंदर में जो दुर्गा देवी है, ठीक है, उनको प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है बेसिकली ये डांस। ठीक है, दुर्गा देवी को प्रसन्न करने के लिए डांस किया जाता है बिहार में, झिझिया नृत्य। ठीक है, चलिए बाकी इसके अलावा जो है फ्रेंड्स काफी सारे नृत्य और भी है, लोक नृत्य जो बिहार के हैं। ठीक है, जिसके अंदर में लौंडा नृत्य आ जाता है, झिझिया, झरनी, कर्मा, ठीक है, कट घोड़वा, उसके बाद में डोमचक एक नृत्य है ये भी आ जाता है यहाँ पर में, आप देख पाओगे डोमचक नृत्य। ठीक है, धोबिया, ये सारे के सारे नृत्य जो है ये भी बिहार के लोक नृत्य है। ओके, चलिए इनके ऊपर में भी हम क्वेश्चंस करेंगे आगे में। द कोल रिबेलियन ऑफ 1831, 1831 का कोल विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था, बुद्धू भगत के नेतृत्व के अंदर में। तो कोल विद्रोह जो है वो उसका नेतृत्व किसने किया था, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो बुद्धू भगत हो जाते हैं, ठीक है, मदरा महतो, जोया भगत, ये जो लोग थे उनके नेतृत्व के अंदर में कोल विद्रोह हुआ था
1829 से लेकर 1839 के बीच में ये चला, लेकिन 1831-32 के समय में ये विद्रोह जो है बड़े पैमाने के ऊपर में हो रहा था। ठीक है, तो 1831 से 32 के बीच में इसने क्या किया था, इस विद्रोह ने सशस्त्र रूप ले लिया था, आक्रामक रूप ले लिया था। तो इनमें से कौन से वाले, कच्छ के क्षेत्र में, सिंहभूम के क्षेत्र में, वेस्टर्न घाट, सातारा, कहां पर में हो रहा था ये? तो देखिए एक चीज याद रखनी है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ये जो कोल नृत्य है ना, ये छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर जो पठार है, प्लेट्यू जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, वहां पर में हो रहा था। ठीक है, तो उस इलाके में भी छोटा नागपुर का जो पठारी जो इलाका है, वहां पर में भी, कहां पर में, सिंहभूम जो इलाका है, सिंहभूम क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार के ऊपर में बसा हुआ, वहां पर में कोल विद्रोह हुआ था सिंहभूम के अंदर में। ठीक है, इसके नेता कौन कौन थे ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। एक तो था बुद्धू भगत, जो आप लोगों को यहाँ दिख भी रहा है। ठीक है, तो बुद्धू भगत, ओके, एक था जोया भगत, जोया भगत, ठीक है, एक था मदरा महतो, मदरा महतो, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ओके, तो ये तीनों नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बुद्धू भगत, जोया भगत, मदरा महतो, ये इंपॉर्टेंट वाले लीडर्स थे कोल विद्रोह के। ठीक है, ये आदिवासी विद्रोह था ब्रिटिश जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ में। ठीक है, और इतिहास जो लेखन है ना, जो ब्रिटिश इतिहासकार है, उन्होंने इसको तो कोल लोगों को डाकू तक कहा है कि ये डाकू लोग थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1793 में बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? ये स्थायी बंदोबस्त जो है ये एक तरीके का टैक्स वसूल करने की, ठीक है, लैंड रेवेन्यू, लैंड टैक्स जो है वसूल करने की एक पद्धति थी, जमीन के ऊपर में लिया जाने वाला टैक्स। स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, इसमें जमींदार हुआ करते थे, जमींदार। ठीक है, कुछ लोगों को जमींदार नियुक्त कर दिया गया था, जनरली जो उस समय के राजा हुआ करते थे, छोटे मोटे राजा उन इलाकों के, या कुछ इलाकों के तालुकदार, तालुकदार मतलब कोई रसूखदार व्यक्ति उस इलाके के, उनको जमींदार तस्लीम कर लिया गया था, उनको जमींदार घोषित कर दिया गया था, और बोला गया था कि ये जमींदार की जिम्मेदारी है कि वो टैक्स वसूल करके लाकर हमको देंगे। जमींदार को उस इलाके की जमीन का मालिक मान लिया गया था। ठीक है, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था स्थायी बंदोबस्त। तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर में देख लीजिए फ्रेंड्स कि कौन कौन से इलाके में कौन सा हुआ था। बंगाल बिहार के इलाके के अंदर में परमानेंट सेटलमेंट, ये इधर में नॉर्थ वेस्ट वाला जो इलाका था, उत्तर पश्चिम वाला इलाका, यहाँ पर में महलवारी सेटलमेंट चालू हुआ था, और नीचे में दक्षिण भारत के अंदर में रियोतवारी, ठीक है, रैयतवाड़ी या रियोतवाड़ी सेटलमेंट था मद्रास के अंदर में। ठीक है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का। देखिए इस ये क्वेश्चन भी बनता है आप लोगों का, मीटर गेज लाइन, ठीक है, और ब्रॉड गेज, नैरो गेज, इसकी कितनी इसकी चौड़ाई होती है? ठीक है, तो देखिए भारतीय रेलवे की मीटर गेज लाइन के अंदर में कितनी चौड़ाई होती है इसकी? जिस बच्चे ने भी इसका आंसर गलत लगाया ना भाई, तो क्या ही बोलेगी उसको। जल्दी जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स इस सेशन को, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, ताकि ऐसे ही हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस और भी कर सके। ठीक है, तो 1000 mm, ठीक है, इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है 1000 mm, तभी तो जाके 1 मीटर बनेगा ना, 100 सेंटीमीटर बनेगा वो। ठीक है, तो जो मीटर गेज होता है आप लोगों का, वो 1000 mm के बराबर में होता है, 1000 mm मीटर गेज। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स नैरो गेज की, नैरो गेज जो पहले के जमाने में इस्तेमाल होता था वो था 610 mm का। ठीक है, 610 mm, ओके, लेकिन बाद में नैरो गेज जो है वो बढ़ा दिया गया आप लोगों का। नैरो गेज एकदम स्टार्टिंग में जो यूज होता था 610 का, फिर जो नैरो गेज बाद में हमारे भारत के अंदर में इस्तेमाल होने लगा वो था 662 का। ठीक है, तो आपसे अगर नैरो गेज पूछा जाए तो आप आंसर ये लगाओगे, ठीक है, 672 mm का। ठीक है, भारत के अंदर में जो बड़े पैमाने पर एकदम स्टार्टिंग के अंदर में ये वाला नैरो गेज इस्तेमाल होता था, 2 फीट वाला, फिर बाद में 762 वाला इस्तेमाल होने लगा। उसके बाद में हमारे भारत के अंदर में हमने स्टैंडर्ड गेज लेकर आए। स्टैंडर्ड गेज 1435 mm का होता है ये। ठीक है, स्टैंडर्ड गेज
1435 mm का, लेकिन इसके अंदर में भी बड़ी रेलगाड़ी लंबी दूरी की जो है तय नहीं कर पाती है, फास्ट नहीं हो पाती है। तो अब लाया जा रहा है ब्रॉड गेज, ठीक है, ब्रॉड गेज। और ये ब्रॉड गेज होता है 1676 mm का, ठीक है, ब्रॉड गेज आपका 1676 mm का, ये आप लोगों ने याद रखना है। देखिए स्टैंडर्ड गेज से जितने भी छोटे वाले हैं ना, ठीक है, वो आप लोगों के नैरो के अंदर में ही आते हैं। लेकिन ये मीटर, ये नैरो गेज 1 मीटर का भी होता है, इसी वजह से इसको 1 मीटर गेज भी बोला जाता है, मीटर गेज 1000 mm का, ठीक है। तो मीटर गेज पूछ लिया जाए तो 1000 mm, ठीक है। नैरो गेज पूछ लिया जाए 762 mm लगाना है आप लोगों ने। स्टैंडर्ड गेज 1435 mm और ब्रॉड गेज जो है आप लोगों का 1776 mm। ये बस इतने याद रखने आप लोगों ने, लिख दीजिए एक बार, ठीक है। ओके, लिख देते एक बार हम लोग सारे के सारे। अगर नैरो आप लोगों से पूछ लिया जाए तो कितना लगाओगे आप लोग? 762 mm का, ठीक है। अगर आप लोगों से मीटर गेज बोल दिया जाए तो कितना लगाओगे आप लोग? जल्दी से आप लोग बताइए। स्टैंडर्ड गेज आप लोगों से बोल दिया जाए तो कितना लगाओगे? ठीक है। और आप लोगों से ब्रॉड गेज बोला जाए तो कितना लगाओगे? ठीक है, कम से कम एक तो भी बताना ही है आप लोगों ने इसमें से, बताओ। मीटर तो बता ही सकते हो कम से कम। लिखते जाओ, देखो रिवीजन इज द की, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा आप लोगों के फायदा होगा, ठीक है। 1000 mm का, ठीक है, आप लोगों को हो जाएगा मीटर गेज। अब स्टैंडर्ड गेज क्या होता है आप लोगों का? स्टैंडर्ड गेज ये आया भी था क्वेश्चन, 1435 mm का आप लोगों का, 1435 mm, ठीक है, ये हो जाता है स्टैंडर्ड गेज। और अगर आप लोगों से बोल दिया जाए कि ब्रॉड गेज कितने का होता है, तो ब्रॉड गेज होता है आप लोगों का 1600, ठीक है, 76 mm का ब्रॉड गेज। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर में, प्लीज इसको बार बार रिवाइज करिए। और कैसे आप याद रख सकते हो उसको? लिख कर कमेंट के अंदर में, जितने बार करवा रहा हूं उतने बार लिखते जाइए आप लोग, आप लोगों को याद हो जाएगा। चलिए, लिख दिया आप लोगों ने? ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि बड़ी लाइन, मीटर लाइन, छोटी लाइन, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, ठीक है। इसका एनसीईआरटी के अंदर में भी आपका दिया हुआ है, डायरेक्टली आप लोगों को बता दिया है। हमारे भारत के अंदर में अभी सबसे ज्यादा कौन सी वाली है? क्योंकि पहले के जमाने में हम लोग नैरो लाइन इस्तेमाल किया करते थे, 610 mm की और 762 mm की, लेकिन अब धीरे धीरे हम उसको एलिमिनेट कर रहे हैं। फिर मीटर लाइन, ठीक है, और उससे भी ज्यादा बड़ी लाइन, क्योंकि ब्रॉड गेज हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ज्यादा अब हम, पुरानी लाइन को बदल के, क्योंकि ब्रॉड गेज के ऊपर में ज्यादा बड़ी गाड़ी, ज्यादा लंबी दूरी के ऊपर में हम लोग इसका उसको चला सकते हैं, ये कारण है इसका, ठीक है। तो भारत के अंदर में सबसे बड़ा रूट किसका है? तो 63,950 लगभग किलोमीटर का, अब तो और बढ़ गया होगा, ठीक है। ये हमारा ब्रॉड गेज, बड़ी लाइन का है, ब्रॉड गेज का, तो ज्यादा बड़ा इलाका। खनिजों और जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन। जिन बच्चों ने भी सेशन को लाइक कर दिया है एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे, ताकि पता चल सके कि कितने बच्चे जो यहाँ पर में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे हाथ ऊपर उठा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। सर ये क्लास कॉमन पेपर के लिए भी है, प्लीज बताइए सर, मुझे 9, 10, 11, 12 के लिए लेना है। जी हाँ बिल्कुल, ये कॉमन जितने भी आपके जीएस के क्वेश्चन आते हैं उन सभी के लिए है, उनके भी काम आएंगे आपके। देखिए मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ, अगर ये लिस्ट आप देख पा रहे हो तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से सारी चीजें याद हो जाएंगी। देखिए बिहार के अंदर में जिले, ठीक है, और उनके कौन कौन से चीजें वहां पर में मिलती है। अगर हम बात करेंगे फ्रेंड चूना पत्थर की, तो चूना पत्थर आपको कहाँ पर में मिलेगा? कैमूर, जो भभुआ है, मुंगेर है, रोहतास है, ठीक है, यहाँ पर में आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, लाइमस्टोन हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में, और ये टीचिंग परीक्षा के अंदर में हम लोग उपलब्ध भी करा देंगे आप लोगों को, ठीक है। पूरा का पूरा आप लोगों को टीचिंग परीक्षा में उपलब्ध करा देंगे, ताकि आप लोग इसको याद कर सके अच्छे से। ओके, तो लाइमस्टोन सबसे ज्यादा, अगर कहीं पे चूना पत्थर कहीं पे होता है फ्रेंड्स, तो इन सब में भी सबसे ज्यादा कैमूर के अंदर में होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा कैमूर, फिर मुंगेर, फिर रोहतास की बारी आती है। ओके, चलिए उसके बाद में फ्रेंड्स आप लोगों की बारी अगर हम लोग यहाँ पर में देखें अभ्रक या माइका की, ठीक है, तो माइका आप लोगों का जो है, माइका या अभ्रक, ठीक है, ये नवादा के अंदर में आप लोगों को मिलेगा। ओके, क्वार्ट्ज की बात करें आप लोगों की,
ठीक है, या सिलिका रेत जो होती है आप लोगों की, ये भागलपुर के अंदर में मिलेंगी आपको। भागलपुर, फिर जमुई, फिर मुंगेर, फिर नालंदा। डोलोमाइट भभुआ कैमूर के अंदर में मिलेगा आपको। क्वार्टजाइट मुंगेर के अंदर में मिलता है आपको। ठीक है, क्वार्टजाइट, ये है क्वार्ट्ज और ये है क्वार्टजाइट। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने याद रखना था। इसके अलावा बॉक्साइट क्या मिलता है बिहार के अंदर में? जी हाँ, बॉक्साइट जिससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है, ये मुंगेर और रोहतास के अंदर में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में जो है फ्रेंड्स, फेल्ड्स्पार आप लोगों से पूछा जा सकता है। फेल्ड्स्पार गया, जमुई, मुंगेर के अंदर में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, सीसा और जस्ता बांका और रोहतास के अंदर में। तो अब यहाँ पर में आप लोग देख लीजिए कि इसके अनुसार, ठीक है, इस पर्टिकुलर जो पूरा का पूरा टेबल आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऐप के ऊपर में, उन सभी लोगों को ये मिल जाएगा, और इसको हम लोग मेमोराइजर में भी डाल देंगे आप लोगों के। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाइमस्टोन। ठीक है, कैमूर के अंदर में। ठीक है, माइका की अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, तो माइका नवादा और मुजफ्फरपुर के अंदर में मिलता है आपका। ठीक है, नवादा प्लस मुजफ्फरपुर। ओके, क्वार्टजाइट की बात करते हैं हम लोग, क्वार्टजाइट की, तो मुंगेर जिले के अंदर में मिलता है, बिहार के मुंगेर के अंदर में। लीड और जिंक जो है आप लोगों का, ठीक है, ये बांका और रोहतास के अंदर में, बांका और रोहतास, गया के अंदर में नहीं। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है आप लोगों ने। तो ए इसका आंसर हो जाता था। ये पूरी की पूरी लिस्ट है, एग्जेक्टिव लिस्ट है, ये आपकी पूरी मिल जाएंगी आप लोगों को। ओके, ये इस तरीके से आप लोगों के लिए हम लोग जो है ना, ये भी बना रहे हैं कि भाई कहाँ कहाँ पर मैं आप लोगों को कौन कौन सी चीजें मिलती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर में, माइंड मैप्स की मदद से। 33% महिला आरक्षण प्रदान करने वाले संविधान का 106वां संशोधन। ठीक है, तो देखिए 33% जो महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है, वो कौन से नंबर का संविधान संशोधन है? 106 नंबर का। इसका नाम क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 2023 में ये जो आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, लोकसभा और विधानसभा के अंदर में। ठीक है, तो इससे कौन से आर्टिकल के अंदर में संशोधन किया गया? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो आरक्षण वाला जो हमारा आर्टिकल है, ठीक है, वो 334 है। उसी के अंदर में 334A जोड़ा गया है। ठीक है, SC ST का 334 वाला जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 334, उसी के साथ में एक और आर्टिकल जोड़ दिया गया है महिलाओं के लिए, 334A। तो 334A नया आर्टिकल जोड़ा गया है इसके अंदर में, 334A। ठीक है, जो स्पेशली महिलाओं के 33% आरक्षण की बात करता है। अच्छा, एक चीज बताओगे आप लोगों को, आप लोग मुझे एक चीज बताइए कि क्या ये आर्टिकल हमेशा के लिए, मतलब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 334A, मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछता हूँ, ठीक है, जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो मेरे को फिर मजा भी आएगा आप लोगों को पढ़ाने में। एक चीज बताओ मुझे सर, जीएसटी 2016 में या 2017 में? देखो, जीएसटी का अधिनियम जो है, ओके, 101 नंबर का, वो पास हुआ था 2016 में। लागू कब हुआ था? 17 के अंदर में, 1 जुलाई 2017 को। लागू होना और वो बिल प्रस्तुत होना, वो बहुत मैटर करता है। अब ये देखिए ना, 106 नंबर का जो ये है, लागू का हुआ अभी, पास हो गया, लागू थोड़ी हुआ अभी तक। अगर 101 नंबर का जो संविधान संशोधन था, वो प्रस्तुत कब किया गया था? तो 2016 में। 101 नंबर का संविधान संशोधन 2016 बोलते हैं उसको, एक्ट ऑफ 2016, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। लेकिन लागू कब हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। अब यहाँ पर मैं आप लोग देखिए फ्रेंड्स, इसकी मैं कुछ बता रहा था आपको, इनके सवाल में रह गया वो। मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो 106 नंबर का संविधान संशोधन है, आपको क्या लगता है कि ये हमेशा हमेशा के लिए किया गया है क्या? हमेशा के लिए डाल दिया गया है कि हमेशा के लिए महिलाओं के लिए रहेगा ये रिजर्वेशन? कितने लोगों को लगता है हमेशा के लिए है, कितने लोगों को लगता है हमेशा के लिए नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर कितने साल के लिए है, और हमेशा के लिए है तो फिर लिखिए हमेशा के लिए। कुछ लोग लिख रहे 10 साल के लिए, कुछ लोग बोल रहे हैं हमेशा के लिए। देखिए, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये ना तो 10 साल के लिए है, ना तो हमेशा के लिए है, ये 15 साल के लिए है, 15 ईयर्स के लिए। ओके, जब से ये लागू होगा, लागू होने के बाद, लागू होने से 15 ईयर्स तक ये रहेगा। वो बात अलग है कि
बहुत हाईली प्रोबेबल चांसेस है कि उस समय में भी इसको बढ़ा दिया जाएगा फिर आगे में, ठीक है, और आगे में इसको बढ़ा दिया जाएगा और 15 साल के लिए, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो 15 साल के लिए है ये, ठीक है। सर ये क्वेश्चन 101 वाला जीके केवीएस जीएस में आया था, बिल्कुल, ओके, चलिए, तो ये भी एक पॉइंट है आप लोगों का। दूसरी चीज एक और मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्या ये पूरे देश में लागू है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन, कि क्या 106 नंबर का संविधान संशोधन पूरे देश में लागू है, हाँ या ना। चलो एक और क्वेश्चन बता दो, ये 15 साल वाला तो बता दिया, एक क्वेश्चन आपका रेडी हो गया। बहुत सारे हैं यार, एडीओ टेस्ट के अंदर में कितने सारे मॉक टेस्ट है, मतलब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है उसके अंदर में, तो टीचिंग परीक्षा के कोर्स में। कुछ लोग बोल रहे हैं यस, कुछ लोग बोल रहे हैं नो, ठीक है, चलो अपना अपना चलो दाव तो लगा ही रहे हो आप लोग। सेशन को लाइक भी करते चलेंगे फ्रेंड्स आप सभी लोग, ऐसे ही अगर आप पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स महिला आरक्षण की, तो ये पूरे देश के ऊपर में लागू नहीं है। ये हमारे भारत के अंदर में दो यूनियन टेरिटरी है, जम्मू एंड कश्मीर और जो पौंडीचेरी है, जिसको पुद्दुचेरी बोलते हैं, पुद्दुचेरी, इन दो के ऊपर में ये लागू नहीं होता। क्या दिल्ली के ऊपर में लागू होता है? दिल्ली में भी तो, दिल्ली भी तो यूटी है, दिल्ली भी यूटी है, तो क्या दिल्ली पे लागू होता है? हाँ, दिल्ली पे लागू होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता, पुद्दुचेरी यूनियन टेरिटरी पे लागू नहीं होता, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। दिल्ली भी अपने आप में यूनियन टेरिटरी है विधानसभा के साथ में, बट वहां लागू हो रहा है, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो रहा, ठीक है, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, और पुद्दुचेरी के अंदर में लागू नहीं होता ये, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अब देखिए, आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट है, जहां एग्जामिनर फंसा सकता है, वो सारी चीजें आप लोगों को बता रहा हूं मैं, ओके। तो आर्टिकल नंबर लिख देंगे 334A, महिलाओं के लिए 15 साल के आरक्षण की बात करता है विधानसभा और लोकसभा में। क्या राज्यसभा में भी बात करता है? नहीं, केवल विधानसभा और लोकसभा के अंदर। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता के प्रशासन को खत्म करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्न में से कौन सा अधिनियम पारित किया था? अब देखिए, बेसिकली इसका मतलब ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, भारत के अंदर में व्यापार भी करती थी और प्रशासन भी करती थी, ठीक है। देखिए, पहली बार क्या हुआ कि ऐसा नहीं था कि प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है ना, यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अनुसार देखिए, भारत के अंदर में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सत्ता है, ठीक है, सत्ता के प्रशासन को खत्म करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पारित किया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ऐसा नहीं कि भारत के अंदर में ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी ही नहीं, इसमें बेसिकली ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में अब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना कानून, ब्रिटिश गवर्नमेंट कानून लागू करेंगी, अब इसके ऊपर में ब्रिटिश गवर्नमेंट कानून लागू करेंगे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर में भी इंप्लीमेंट होगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1773 में, 1773 के अंदर में रेगुलेशन एक्ट पास किया गया था, रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773। इस 1773 के कानून के तहत पहली बार ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कानून पारित किया, ब्रिटेन की संसद ने बेसिकली। और इसके तहत जो है, जो बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, उनको कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। और यहां से शुरुआत हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को धीरे धीरे कमजोर करने की, ब्रिटेन की सत्ता के द्वारा। तो ब्रिटेन की संसद ने या ब्रिटेन की सरकार ने
ठीक है, संसद के कानून के द्वारा पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी सत्ता को खत्म करने की कोशिश की और कानून लागू करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे 1858 तक 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। 1784 में स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मुख्य उद्देश्य क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मुख्य उद्देश्य क्या था 1784 में स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल? 1784 में जो कानून आया था इसको बोला जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिट्स इंडिया एक्ट। एईडीओ के क्रैश कोर्स के अंदर में भी कराया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, टीआरई वालों बच्चों को भी दिया हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग इसको पढ़ सकते हो पेड क्लास में भी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। इसके जरिए भारत के अंदर में जो है क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो पहले से हुआ ही करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। ठीक है, और एक पहले से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो था ही, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो इससे क्या हुआ, ध्यान से समझिए आप लोग कि 1784 में स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसका काम था कि जो भी मिलिट्री अफेयर्स है, ठीक है, जो मिलिट्री मामले है, सिविल मामले है, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले, ब्रिटिश ब्रिटिश के मतलब इस पूरे कंपनी के अधिकार क्षेत्र के अंदर में, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है देखेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स केवल व्यापार वाला काम देखेंगे। तो काम बांट दिया गया, बोला गया कि भाई ब्रिटेन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के इलाके में जितने भी इलाके आते हैं, ठीक है, उस इलाके में मिलिट्री वाले मामले, रेवेन्यू अफेयर्स और सिविल मामले, ठीक है, इसके इसको देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और जो व्यापार से रिलेटेड, ठीक है, जो मामले हैं, ठीक है, व्यापार से रिलेटेड जो मामले होंगे, ट्रेड से रिलेटेड, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करता था? ये इसको स्थापित करने की इसके मेंबर जो है रिपोर्ट करता था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रिटिश सरकार धीरे 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 अपने हाथ में कंट्रोल ले रही थी। किस एक्ट ने ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में आखिरी बार प्रयास किया? एक्चुअली हुआ क्या था, आप लोग देखिए कि जो 1773 के अंदर में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बोला गया कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी है और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, वो किसको रिपोर्ट करेंगी? वो बंगाल प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर जनरल है उनको रिपोर्ट करेंगी। इसके गवर्नर है, इसके भी गवर्नर है, लेकिन इनके गवर्नर जनरल रहेंगे बंगाल के। तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रहकर काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स 1833 के अंदर में क्या हुआ, धीरे 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 जो है और आगे बढ़ते गए। 1833 के अंदर में बॉम्बे से कानून बनाने की शक्ति ले ली गई। ठीक है, और यहां पर में भी देखिए गवर्नर बॉम्बे से और मद्रास से कानून बनाने की शक्ति भी ले ली गई 1833 के अंदर में। और बोला गया कि बॉम्बे के लिए भी कानून कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो जो बंगाल का गवर्नर रहेगा ना, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाएगा। ठीक है, तो कानून बॉम्बे के लिए बनाएगा बंगाल, ठीक है, और मद्रास के लिए भी कानून बंगाल बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 1833 के अंदर में केंद्रीकरण बहुत ज्यादा हो गया था, सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन का ये एक तो सबसे बड़ा कदम और एक आखिरी कदम भी था। बाद में जो है फ्रेंड्स 1861 के अंदर में आप लोग देखोगे कि 1861 के अंदर में ये जो कानून बनाने के अधिकार थे बॉम्बे के और मद्रास के, वो उनको वापस कर दिए गए। बोला कि अब बॉम्बे और मद्रास अपने अपने खुद के कानून बनाएंगे। तो पहले सेंट्रलाइजेशन किया गया, फिर डिसेंट्रलाइज किया गया धीरे धीरे। तो 1861 में कानून बनाने के अधिकार बॉम्बे और मद्रास को वापस कर दिए गए। ठीक है,
देखिए एक क्वेश्चन है आप लोगों का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में ये बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की? अब ये स्थानीय रिप्रेजेंटेशन या लोकल रिप्रेजेंटेशन है क्या, ये समझो आप लोग। ठीक है, सिंपल सी बात है कि पूरे भारत के लिए, ठीक है, और पूरे सबके लिए कानून बनाने की जो जिम्मेदारी थी वो बंगाल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन, स्थानीय रिप्रेजेंटेशन मतलब कि एक व्यक्ति मद्रास से आएगा, एक व्यक्ति, जो 6 लोग रहेंगे ना, 6 नए मेंबर जो है ये गवर्नर जनरल की काउंसिल के अंदर में अपॉइंट किए जाएंगे, 6 नए मेंबर्स। ठीक है, और उनमें से 4 मेंबर्स जो है वो लोकल इलाके से आएंगे, लोकल लोकल मतलब कि अलग अलग जो प्रेसिडेंसी है उनसे। ठीक है, तो एक, फिर एक जो है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से आएगा। ठीक है, एक जो है आगरा प्रेसिडेंसी से आएगा, और एक जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से खुद का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 मेंबर जो है वो केंद्रीय विधान परिषद या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसके अंदर में पार्टिसिपेट करेंगे, तो मतलब अलग अलग इलाके को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये वाली बात की गई थी चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंदर में, 1853 में। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक्ट को भारत में अच्छे शासन के लिए एक्ट के रूप में जाना जाता है? गुड गवर्नेंस एक्ट। देखिए, तो गुड गवर्नेंस एक्ट जो है ये बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत के ऊपर में शासन सही तरीके से नहीं चला पा रही है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ पे अब जो है ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटेन की जो सरकार है अब डायरेक्टली वो खुद शासन चलाएंगी। तो ये एक्ट जो था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो गुड गवर्नेंस एक्ट, द एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस इन इंडिया नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, द एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया, भारत में अच्छे शासन के लिए कानून 1858 को, और यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। और यहां पर में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट थी उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, आप मुझे बताइए जल्दी से। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट का नाम बदल के क्या किया गया? वाइसराय कर दिया गया, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, वाइसरॉय। ठीक है, चलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, एक्ट वाला क्लास पेड बैच में कहाँ पर में है सर? देखिए आप जो है एक्ट्स भी लिखोगे ना वहां पर में सर्च के अंदर में तो भी मिल जाएगा आपको, या फिर आप हिस्ट्री वाले पार्ट में जाएंगे आप लोग वहां पर में, तो सारे के सारे जो एक्ट्स है वो आपको वहां पर में मिल जाएंगे। ठीक है, उसके क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सारे के सारे मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ओके, बाकी जो है फ्रेंड्स हम लोग इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करते रहेंगे आप लोगों के लिए, अलग अलग क्वेश्चंस जो है आप लोगों को करवाता रहूंगा मैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है हमारे जो है नेक्स्ट सेशन के अंदर में